हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक और अंक। बिहार पुलिस की ये तैयारी चल रही है, रोजाना ये अंक आ रहा है जीएस पेपर प्रैक्टिस सेट आपके लिए फुल्ली डिस्कशन के साथ। दोस्तों को शेयर जरूर करें। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न कहता है, मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है। क्वेश्चन को एक एक करके आराम से पढ़ें। हो सके तो आप अपना यहाँ पे स्कोर बताएं, कमेंट करके बताएं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले प्रश्न का सही जवाब अगर आप देखना चाहें तो मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक के शुभारंभ की बात की गई है, तो ये आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा किया गया था। इसका नाम था पॉकेट्स। ठीक है, पॉकेट्स ऐप के द्वारा ये डिजिटल बैंक की शुरुआत की गई थी और यह शुरुआत की गई थी 2015 ईस्वी में। ठीक है, अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला नंबर सवाल, जीवाणुओं को मारने वाले विषाणु कहलाते हैं। जीवाणुओं को मारने वाले विषाणु कहलाते हैं, देखिए क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देख लें। ये कहलाते हैं जीवाणु भोजी। ठीक है, ये कहलाते हैं जीवाणु भोजी। जीवाणु को मारने वाले विषाणु कहलाते हैं जीवाणु भोजी। जबकि प्रतिजैविक की अगर हम बात करें तो प्रतिजैविक एक तरह का एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक होता है जैसे कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, इसका खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इस तरह से आपको पढ़ते जाना है, एक एक करके नोट डाउन करते जाना है या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नंबर तीसरा सवाल देखेंगे। नंबर तीसरा सवाल कहता है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, आप ध्यान से अगर देखे होंगे, अगर वीडियो आप देखते हैं तो इस चीज को आप पढ़ लिए होंगे। ठीक है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है, तो ये सोन नदी हो जाएगा। आपका आंसर सोन नदी हो जाएगा। कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड में, झारखंड। उसी तरह से पुनपुन भी कहाँ से निकलती है? झारखंड की नदी है, झारखंड से निकलती है। अगला नंबर सवाल है, चौथा नंबर सवाल है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। राष्ट्रीय नेता की चर्चा यहाँ पे हो रही है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। पांचवा नंबर सवाल, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। क्वेश्चन ध्यान से देखें और आंसर करने का प्रयास करें। तो दो देशांतर के बीच के का समय कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 4 मिनट। 4 मिनट इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों? देखिए, अगर देशांतर की बात करें, देशांतर रेखा कितने होते हैं? ये 360 होते हैं। याद रखना इस चीज को, देशांतर रेखा 360 होते हैं। अंशांश रेखा की अगर हम बात करें, ठीक है, अंशांश रेखा कितने होते हैं? ये होते हैं 180। अंशांश रेखाओं की संख्या होती है 180। अगर इसी में विषुवत रेखा भी जोड़ लिया जाए, विषुवत तो ये हो जाएगा 181 की संख्या। अंशांश रेखाओं की संख्या विषुवत रेखा मिलाकर कितना हो जाएगा? 181 हो जाएगा। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, ये बताना है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है ये बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा परतदार चट्टान। कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है। अब देखिए, कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है तो चट्टान कितने तरह के होते हैं? अगर चट्टान की बात की जाए तो चट्टान कितने तरह के होते हैं? तो चट्टान मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? आग्नेय चट्टान, एक हो गया आग्नेय चट्टान,
दूसरा हो गया अवसादी चट्टान, तीसरा हो गया कायांतरित चट्टान। तो 3 तरह के ये चट्टान होते हैं। अगला नंबर सवाल, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? देखिए किस प्रकार का है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। तो यह हो जाएगा चापाकार। गंगा का जो डेल्टा होता है ये चापाकार होता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा की बात अगर करें तो सुंदरबन डेल्टा है। क्या है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के मेल से बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की मेल से, ब्रह्मपुत्र के नदी के मेल से ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। याद रखना है इस चीज को। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो कि गंगा नदी बनाती है। अगला नंबर सवाल, 8वां नंबर सवाल। 8वां कहता है यूरो कप किससे संबंधित है? देखिए यूरो कप जो खेला जाता है ये फुटबॉल से संबंधित खेल है। यूरो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल कप से संबंधित है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो पॉज कर करके आप बना सकते हैं। देखिए यूरो कप हर एक 4 साल में होता है। 4 साल में यह आयोजित किया जाता है यूरो कप, ठीक है। ये 1960 ईस्वी से लगातार चलता आ रहा है। अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? आसान सवाल है, जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो ये लॉन टेनिस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस हो जाएगा। अगला 10 नंबर, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? देखिए क्वेश्चन अब ध्यान से समझिए। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो यह अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। साइट्रिक अम्ल की बात करें तो यह खट्टे फलों में पाए जाते हैं। यह कहाँ पाए जाते हैं? खट्टे फलों में पाए जाते हैं साइट्रिक अम्ल। जबकि ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। हर प्रश्न को ध्यान से समझें। अगले नंबर सवाल पे 11 नंबर, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान है? क्वेश्चन ध्यान से समझें। पीएच मान की अगर बात करें तो पीएच मान में हम बता चुके हैं, पिछले बार भी हम बताए हैं, अगर 7 हो तो उदासीन होता है। अगर 7 हो तो उदासीन होता है। अगर 7 से कम हो, ठीक है, 7 से कम हो तो अम्ल होता है। अगर 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो तो यह क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। ध्यान से समझ लें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदासीन विलयन का पीएच मान 7 है। अगर पानी का पीएच मान की बात करें तो पानी का पीएच मान 7 होता है और पानी का जो प्रकृति होता है वो उदासीन होता है। अगला नंबर सवाल 12 नंबर, रोगियों के नाक, कान, गला आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं ये बताना है। देखिए ये दर्पण जो होता है ये अवतल दर्पण होता है। रोगियों का जो नाक होता है, कान जो डॉक्टर यूज करते हैं वो दर्पण अवतल दर्पण होता है। अगर समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण से ये आईना जो हम लोग देखते हैं ये समतल दर्पण होता है, यानी कि मुंह देखने में काम आता है। उत्तल दर्पण की बात करें तो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर इसको हम लोग कहते हैं, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश की बात हो रही है, सदिश नहीं है। तो वेग सदिश है, विस्थापन सदिश है, बल सदिश है। ये 3 जो है ये सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि। ये सब याद कर लें, आसान है लेकिन आएंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार, ये सब सारे प्रश्न आते हैं। आयतन जो होता है ये अदिश के उदाहरण है, ठीक है, अदिश के उदाहरण है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आयतन। अगला नंबर सवाल, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? बहुत आसान है, यह घट जाएगा। 14 का सही जवाब ए हो जाएगा। आगे देखें 15 नंबर, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा या दोनों धारा? ये है आपके ऑप्शंस। तो डायनेमो से जो धारा प्राप्त की जाती है ये दिष्ट धारा प्राप्त की जाती है, दिष्ट धारा प्राप्त की जाती है। दिष्ट धारा जो होती है ये एक ही दिशा में बहती है, एक ही दिशा में बहती है। जबकि प्रत्यावर्ती जो है ये अपना दिशा चेंज कर सकते हैं, दिशा जो होता है वो चेंज करता है, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा। तो डायनेमो जो होता है किस प्रकार की धारा होती है? दिष्ट धारा। इसे याद जरूर रखें, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है, कौन है सबसे बड़ी ग्रंथि, कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत है, जिसे हम लोग लीवर भी कहते हैं, लीवर। ठीक है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। थायराइड की बात करें तो थायराइड से एक हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। ठीक है, इसमें आयोडीन भी पाया जाता है। ठीक है, आयोडीन भी थायराइड में पाया जाता है, जिसकी कमी अगर हो जाए, कमी से घेघा रोग होता है, घेघा रोग होता है। याद रखना है, थायराइड में आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। ये थायराइड की बात कर लें। लार ग्रंथि सैलिवा की अगर बात करें, सैलिवा, ठीक है, तो ये 6 तरह की ग्रंथि होती है, 6 प्रकार की ग्रंथि होती है। अमाशय की बात करें तो HCl अमाशय से ही निकलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को देखते जाना है। अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे, 18 है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक, शैवाल, विषाणु, ये सभी तीनों ऑप्शंस हैं। तो फाइकोलॉजी में मुख्यतः शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। अगर बात कर लें कवक की, तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में। ठीक है, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। विषाणु की अगर बात करें तो विषाणु का वायरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, वायरोलॉजी। तीनों याद कर लें, फाइकोलॉजी शैवाल, माइकोलॉजी कवक और वायरोलॉजी ये विषाणु। ये आसान है, लेकिन माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, इसलिए ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए शैवाल, फाइकोलॉजी और कवक, माइकोलॉजी याद कर लें। अगला सवाल है 19, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? याद रखना है, जीवाणु के कारण पूछ रहा है, बैक्टीरिया जनित। तो ये है हैजा। हैजा जो होता है ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, जबकि चेचक और पेचिस ये दोनों जो रोग है ये वायरस से होने वाले रोग हैं। याद रखना है, पेचिस और चेचक ये जो है ये वायरस जनित रोग हैं। 20वां नंबर सवाल, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? किसके शासनकाल में? तो वह शासनकाल कौन था? समुद्रगुप्त के, या चंद्रगुप्त, या हर्षवर्धन, या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो चीनी यात्री आया था ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन की अगर हम बात कर लें तो यह राजा बना था 606 ईस्वी में। इसे हर्ष भी कहा जाता है, इस राजा को हर्ष भी कहा जाता है। सामान्यतः इसे अंतिम हिंदू राजा भी बोला जाता है। इसे पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा के तट पर हराया था, नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। चंद्रगुप्त प्रथम की बात अगर करें तो ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना है, वास्तविक संस्थापक की बात कर रहे हैं। जबकि गुप्त वंश का असली जो गुप्त वंश की बात करें, गुप्त वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो वे थे श्रीगुप्त। ठीक है, संस्थापक। संस्थापक की अगर बात करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त जो था इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। उसके बाद आगे देखेंगे अगला 20वां नंबर सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पानीपत की पहली लड़ाई की अगर बात करें, प्रथम लड़ाई की अगर हम बात करें तो यह 1556 में हुआ था, 1556 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ था 1556 ईस्वी में। द्वितीय की अगर बात करें, द्वितीय युद्ध जो हुआ था द्वितीय युद्ध की अगर बात करें तो यह हुआ था 1526 ईस्वी में, यह हुआ था 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजय हुआ था और इब्राहिम जो था वो मारा गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा हो गई।
सॉरी विश्व युद्ध नहीं, द्वितीय पानीपत की युद्ध हो गई। तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था, और 1761 ईस्वी में जो हुआ था ये अहमद शाह अब्दाली, और अहमद शाह अब्दाली जो कि ईरान का शासक था और मराठाओं के बीच में हुआ था, संयुक्त सेना थी। तो इन सारी चीज़ों को एक एक करके आप देखते जाएं। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध की अगर बात करें तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लगाया गया था। वो सन कब था? 1829 ईस्वी। 1829 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। सती प्रथा, सती प्रथा का अगर उल्लेख की बात करें तो सती प्रथा का उल्लेख अगर ये पूछ दे, सती प्रथा का उल्लेख, ठीक है, तो यह 510 का एक एरन अभिलेख है। एरन अभिलेख में ये वर्णन मिलता है, सती प्रथा का वर्णन मिलता है एरन अभिलेख में, जो कि 510 ईस्वी में यह मिला था, सती प्रथा का एरन अभिलेख। और सती प्रथा को प्रतिबंध किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। इसके अलावा कहीं इसका जिक्र नहीं है सती प्रथा का, कैसे यह लागू हुआ था। उसके बाद अगला नंबर, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, और यह कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखें 23 नंबर, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले ये बात जान लें, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कब कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब कब? 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की बात हम कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं। 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पहला बार बने थे 1929 ईस्वी में लाहौर के अधिवेशन में। दूसरा जो बने थे ये 1936 के लखनऊ अधिवेशन में बने थे, ठीक है। लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी ये अध्यक्षता किए थे, वहां भी ये चुने गए थे। 1936 ईस्वी में एक विशेष अधिवेशन और हुआ था जो कि फैजपुरा में हुआ था, फैजपुरा में हुआ था। इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। तो ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जेबी कृपलानी की बात करें तो जब भारत आजाद हुआ था तो जेबी कृपलानी ही कांग्रेस के उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी एकमात्र बार 1924 ईस्वी के बेलग्रेड का जो सम्मेलन हुआ था, बेलग्रेड का जो अधिवेशन हुआ था, उसी की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा वो फिर कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। उसके बाद अगला है 24 नंबर, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन की चर्चा यहाँ पे है। तो भूदान आंदोलन को शुरुआत किया था ये विनोबा भावे। कब की बात है? तो ये 1951 की बात है। 1951 ईस्वी में विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरुआत किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया था, आंध्र प्रदेश में किया गया था। हर क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाएं। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। खाद्य पदार्थों का पौधे में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? मुख्य रूप कौन कौन सा है? तो ये हो जाएगा सुक्रोज। अगला नंबर सवाल देखेंगे, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन आता है? पोषण आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है। इसका मतलब है कि सभी आते हैं, यानी कि तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। अगला नंबर 27 नंबर सवाल कहता है, शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। तो ये काइटिन की बनी होती है, क्यूटिन की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। अगला नंबर सवाल पे चलेंगे, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यह काइटिन और हेमिसेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। 29 नंबर सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित की बात हो रही है, तो ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर चर्चा करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस बोला जाता है, ऊर्जा गृह बोला जाता है, ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं, पावर हाउस। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा संग्रहित होता है वो एटीपी के रूप में होता है, एटीपी के रूप में। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हुआ एटीपी का, जो कि ऊर्जा का एक इकाई होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित होता है। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला नंबर सवाल कहता है कैप्सूल का आवरण किस चीज का बना होता है। इसका सही जवाब बहुत आसान है, स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का आवरण जो होता है वो स्टार्च का बना होता है। अगला नंबर सवाल, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। एंजाइम, एंजाइम की चर्चा है तो यह प्रोटीन होता है। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में कहाँ पे विटामिन ए संचित रहता है ये बताना है। तो विटामिन ए जो संचित रहता है ये यकृत यानी कि लीवर में रहता है, ठीक है, लीवर में रहता है। 33 नंबर सवाल, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। अगला सवाल है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, किस विधि से किया जाता है। यहाँ देखें, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 34 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है ये बताना है। तो ये जिप्सम से तैयार किया जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे तैयार किया जाता है, जिप्सम से। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 35 नंबर सवाल, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। जल में जो अस्थायी कठोरता आती है ये कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा आती है, ठीक है। जल में अस्थायी कठोरता किसके द्वारा आती है, अस्थायी कठोरता ये कैल्शियम क्लोराइड के। इसको अगर दूर करना हो तो फिर बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या फिर उसे उबाल लेते हैं। उबाल कर पानी को उबालकर भी अस्थायी कठोरता दूर किया जा सकता है। 36 नंबर सवाल, 36 कहता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है या रूपांतरण किया जाता है। तो यह है डायनेमो, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आगे देखें 37 नंबर, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनता है। कितने प्रतिबिंब बनते हैं ये बताने हैं। 2 4 8 अनंत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनंत प्रतिबिंब बनेंगे दो समानांतर दर्पणों के बीच। 38, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता है, ये बताना है। तो जब धातु को गर्म करेंगे तो घनत्व जो होता है वो कमता है, घनत्व कमता है। 39, बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे देखें 40 नंबर, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने किया था। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इसलिए इसे नोट कर ले, ये क्वेश्चंस एकदम आएंगे। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने किया था। यह आइंस्टीन के द्वारा खोज किया गया था। एडिसन का नाम आप सुने होंगे, बल्ब के आविष्कारक। ठीक है। खुराना, इससे हरगोविंद खुराना जानते हैं हम लोग, हरगोविंद खुराना। इनका का क्या योगदान है, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ये तो आपको पता होगा। नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ये भारतीय हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता इनको मिल चुका है। किस लिए मिला था, तो जेनेटिक कोड का ये व्याख्या किए थे, जेनेटिक कोड की व्याख्या, जेनेटिक कोड की व्याख्या, और साथ में ये प्रोटीन का संश्लेषण, और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। न्यूटन की अगर बात करें तो इनके गति के जो 3 नियम हैं ये आप जानते होंगे। 41 नंबर सवाल देखेंगे, वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था, तो वह संविधान संशोधन कौन सा था। 122वां संविधान संशोधन। 122वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी मतलब होता क्या है, जीएसटी मतलब होता है गुड्स सर्विस टैक्स। जीएसटी मतलब होता है गुड्स सर्विस टैक्स,
और इसे लागू कब किया गया था? 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। ठीक है। जीएसटी को कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। जीएसटी मतलब होता है गुड सर्विस टैक्स। संविधान संशोधन कौन सा था? 122वां। अगला नंबर, संघ की कार्यपालिका शक्ति की चर्चा हो रही है, किसमें निहित होता है? तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है ये राष्ट्रपति में निहित होता है। राष्ट्रपति पद का जो वर्णन है ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 52 में वर्णित है राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 53 की अगर हम बात करें तो ये कार्यपालिका शक्ति जो है ये अनुच्छेद 53 में चर्चा की गई है। मंत्रिपरिषद की जो चर्चा की गई है, मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में की गई है और प्रधानमंत्री की चर्चा भी अनुच्छेद 74 में ही की गई है। मंत्रिपरिषद का एक मुखिया होगा जो कि प्रधानमंत्री के रूप में काम करेगा। संसद की अगर हम बात करें तो यह अनुच्छेद वर्णित है 79 में। अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन किया गया है। अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा और एक है राज्यसभा, ये दोनों किस अनुच्छेद में है? तो ये 81वां अनुच्छेद में है। ठीक है। और ये 80 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 79 में संसद है, 81 में लोकसभा और राज्यसभा 80 में है। राष्ट्रपति का वर्णन 52 में है, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का वर्णन अनुच्छेद 74 में मिलता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देख लें। 43 नंबर देखिए, विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह है 24 अक्टूबर पोलियो दिवस। और पोलियो का टीका किसने खोज किया था? जॉन सॉल्क के द्वारा। ठीक है, ये भी याद कर लें आप। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? क्वेश्चन ध्यान से देख लें। हीराकुंड परियोजना तो ये है महानदी। ठीक है, महानदी कहाँ है? महानदी उड़ीसा में बहती है। अगर नर्मदा और ताप्ती की बात करें तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और बीच में कौन सा पर्वत है? कौन सा पर्वत है? सतपुरा की पहाड़ी है, सतपुरा। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुरा है। कृष्णा की चर्चा करें तो इसमें एक आलमाटी बांध है, आलमाटी बांध। तो हर चीज को यहाँ पे देखते जाएं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला नंबर सवाल, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति, चलवासी जनजाति, ठीक है, बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो विश्व के किस बुशमैन की अगर चर्चा है तो बुशमैन कहाँ रहते हैं? कालाहाड़ी रेगिस्तान में। बुशमैन जो है ये एक जनजाति है और यह कहाँ रहती है? कालाहाड़ी। कालाहाड़ी की चर्चा करें तो यह दक्षिण अफ्रीका में है। ये जो रेगिस्तान है ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। अगर सहारा की बात करें तो ये भी अफ्रीका में है। गोबी की अगर बात करें तो गोबी मरुस्थल कहाँ है? ये है चीन और मंगोलिया में। ठीक है, गोबी मरुस्थल कहाँ है? चीन और मंगोलिया में। 46 नंबर सवाल, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? देखिए, राजस्थान नहर का उद्घाटन 1958 ईस्वी में किया गया था। 1958 ईस्वी में उद्घाटन किया गया था। ठीक है, राजस्थान नहर का, उस समय इसका नाम था राजस्थान नहर। उसके बाद जब इसका नामकरण किया गया इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर का नाम चेंज करके इंदिरा गांधी नहर किया गया। कब? 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी नहर परिवर्तित नाम है, नया नाम है। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर की अगर बात करें तो इसकी लंबाई जो है, कुल लंबाई की बात करें तो 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है सिर्फ इंदिरा गांधी नहर की। ये पानी कहाँ से लेता है? तो सतलज जो नदी है प्लस सतलज नदी से ये पानी ग्रहण करता है। बैराज का नाम है हरिके बैराज। ठीक है, हरिके बैराज, सतलज और ब्यास से भी यह पानी लेती है। हरिके बैराज नाम है।
ठीक है। इसे मरुगंगा के नाम से भी जाने जाते हैं, इसको मरुगंगा भी कहा जाता है। ये इंदिरा गांधी नहर बहुत लंबी नहर है। अगला सवाल है 47 नंबर। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। सरिस्का पक्षी विहार ये सरिस्का राजस्थान में है। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो कुकी के जनजाति के जो लोग रहते हैं वो मणिपुर में रहते हैं। भारत के मणिपुर एक राज्य है। गारो, खासी तथा जयंतिया ये किस तरह की जनजाति, जो एक तरह की जनजाति है, किस राज्य में निवास करती है? तो ये मेघालय में निवास करती है। मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया, ये नाम याद रखें। गारो, खासी, जयंतिया, ये एक तरह का पर्वत भी है, पहाड़ी, ठीक है। और इसी पे गारो, खासी, जयंतिया जनजाति जो है निवास करती है। मेघालय की चर्चा करें तो विश्व का सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो मासिनराम में होती है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ? मासिनराम, मेघालय में। अंतिम सवाल आज का, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? आसान है, स्वामी दयानंद सरस्वती का। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।